हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, सिविल सर्विसेज जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी या कोई भी सिविल सेवा परीक्षा में 3 चरण होते हैं। पहला चरण प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा मेंस एग्जामिनेशन और तीसरा चरण होता है इंटरव्यू एग्जामिनेशन। मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स ऐड होके फाइनल मेरिट टेस्ट लिस्ट तैयार की जाती है और रिजल्ट घोषित किया जाता है। जो अभ्यर्थी का चयन है वो इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा के मार्क्स के आधार पर ही होता है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2020 की परीक्षा के लिए इंटरव्यू की डेट्स डिक्लेयर की हैं। तो कई स्टूडेंट्स के दोस्तों के फोन आना शुरू हुए कि इस विषय पर कुछ हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। तो आज हम चर्चा करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। तो इंटरव्यू जब भी देने हम जाते हैं तो सबसे पहले मुख्य परीक्षा का जब रिजल्ट आता है, तत्पश्चात जो लोक सेवा आयोग है या जो भी परीक्षा कराने वाला संस्थान है वो आपको एक फॉर्म प्रस्तुत करता है, भेजता है और आपको उसे सबमिट करना होता है भरने के बाद। वो है डीएएफ या डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें अभ्यर्थी के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है और ये जो डीएएफ है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इसी को जो इंटरव्यू बोर्ड है उसके सामने भी रखा जाता है। इंटरव्यू बोर्ड के सामने ये रहता है और डेफिनेटली ये बहुत महत्वपूर्ण है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म या डीएएफ, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड जो क्वेश्चन आंसर आपसे होता है इंटरव्यू बोर्ड में, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही होती है। फिर इंटरव्यू एक डायरेक्शन में प्रोग्रेस करता है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस डायरेक्शन में आप इंटरव्यू को ले जा रहे हैं, ये आप ही निर्धारित करते हैं। लेकिन शुरुआत सामान्यतः डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आपके द्वारा दी गई जानकारियों से ही होती है। तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ सामान्य जानकारियां होती हैं, जैसे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका पता, फिर आपकी शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में बात होती है। शैक्षणिक गतिविधियां जैसे आपने क्वालिफिकेशन क्या किया है, आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, वो सब क्वालिफिकेशंस के बारे में। फिर आपकी कुछ विशेष उपलब्धियां हैं उनके बारे में जानकारी मांगते हैं। यदि आप किसी एनसीसी, एनएसएस से जुड़े रहे हैं तो उसके बारे में डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जानकारी मांगी जाती है। तो इस तरह आपको पूर्ण सावधानी से अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है, जो डीएएफ में आप जानकारी फिल कर रहे हैं वो संपूर्ण जानकारी एकदम सत्य एवं तथ्यात्मक होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि हम डीएएफ में अपने बारे में जो भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उनका उल्लेख जरूर करें। जैसे आपने मान लीजिएगा कोई बुक राइटिंग की है, आपने किसी समय किसी एनजीओ के साथ काम किया है, किसी लाइब्रेरी में काम किया है, जो भी चीज जिनका आपके पास प्रमाण है आप जरूर उसके बारे में लिखें। और इंटरव्यू बोर्ड को उस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को देखकर ही ये अनुमान होता है, ये ज्ञात होता है कि आप क्या और क्या अभी तक कर चुके हैं। तो ये है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में। साथ ही साथ जो डीएएफ भरने के साथ साथ हमें इंटरव्यू में जाने से पूर्व हमें
चॉइस भरनी होती है, चॉइस ऑफ पोस्ट। हमें जब भी सिविल सर्विसेज अपने एग्जामिनेशन का अनाउंसमेंट करते हैं तो साथ ही साथ बहुत जो भी पोस्ट होती हैं उनके बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं कि इस बार के एग्जामिनेशन में इन पोस्ट को भरा जाना है। जैसे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, सब रजिस्ट्रार, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट, तो जो भी पोस्ट हैं उनका क्रम आपको इंटरव्यू बोर्ड में जाने से पूर्व लोक सेवा आयोग या दूसरे जो भी आयोग हैं या दूसरा जो भी एग्जामिनेशन है वहां आपको फिल करके जमा करना होता है। और यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब भी आप पोस्ट की चॉइस कर रहे हैं वो अपनी अभिरुचि और अपने जो भविष्य में आपको करना है उसको ध्यान में रखते हुए आप पोस्ट का चयन करें, क्योंकि जो आप चॉइस भर के देंगे, जो आप अपनी चॉइस करेंगे 1 2 3, उसी चॉइस के आधार पर आपको पोस्ट अलॉटमेंट होगा। तो ये है रिगार्डिंग डीएएफ और पोस्ट की चॉइस के बारे में। तत्पश्चात हम देखेंगे कि अब हम इंटरव्यू वाले दिन वेल ड्रेस्ड होकर इंटरव्यू देने जाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटिकेट्स के बारे में। तो हम देखेंगे कि हमें क्या पहनना चाहिए। तो सामान्य एक अवधारणा है और ये माना जाता है और होता भी है कि जब भी हम कहीं भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो हमें लाइट कलर की शर्ट और डार्क कलर का पैंट, ब्लैक शूज, पॉलिश किए हुए बहुत अच्छे से, ये लड़कों के लिए ड्रेस उचित होगा। साथ ही साथ यदि हम गर्ल्स की बात करें तो यदि वे साड़ी पहन सकती हैं तो बहुत अच्छा, साड़ी में उतने कंफर्टेबल नहीं है तो जो सलवार सूट है वो पहनना उचित होगा। कई स्टूडेंट्स कहते हैं क्या ड्रेस से मार्क्स पर प्रभाव पड़ता है? डेफिनेटली इस चीज को हम इस तरह समझ लें कि कोई भी यदि अच्छे से ड्रेसअप होकर आपके सामने आएगा तो आपको कैसा फील होगा, सेम ऐसा ही है। आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जा रहे हैं, जो इंटरव्यू बोर्ड आपका भविष्य का निर्धारण अगले 25-30 मिनट में करेगा, तो आप यदि वेल ड्रेस्ड और गुड मैनर्ड उनको दिखेंगे तो डेफिनेटली आपको वो पॉजिटिवली आंकेंगे। तो हमें इस तरह की ड्रेस का चयन करना चाहिए। इंटरव्यू बोर्ड सामान्यतः एक हमारे जो टीचर्स होते हैं वैसे ही लोग हैं इंटरव्यू बोर्ड में, तो जो टीचर्स जिस तरह आपको देखना चाहते हैं उसी तरह यदि आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपको जो मार्क्स हैं वो पॉजिटिव मिलेंगे। साथ ही साथ अब हम ड्रेसअप होकर इंटरव्यू, जो हमारा सामान्यतः इंटरव्यू होता है लोक सेवा आयोग के कैंपस में ही और उनके स्थान पर ही होता है सभी जगह। आप वहाँ बिफोर टाइम जो है टाइम दिया गया है, मान लीजिए 10 बजे, तो आप 15-20 मिनट पहले वहाँ पहुँच जाएं, अपने आप को कूल रखें। बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिस्कशन करना कि ये आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा गया, इस तरह की परेशानियों से दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने सबमिट किया है, आपसे प्रश्न उसके बेसिस पर बनना शुरू होंगे, फिर आप जो जवाब देंगे उससे प्रश्न ओरिजिनेट होंगे। तो हर इंटरव्यू के लिए, जो भी इंटरव्यू है उसके लिए प्रश्न अलग अलग तरह के होते हैं। और डेफिनेटली जब आपने प्रीलिम्स मेंस परीक्षा क्वालिफाई कर रखी है तो आपकी नॉलेज सफिशिएंट है ज़्यादातर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो हम वहाँ पर कूल काम रहेंगे और जैसे ही हमारा
इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। जब कॉल आएगा बताया जाएगा कि अब आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो सबसे पहले हम जो हमारा प्रवेश द्वार है उसको आधा खोलते हुए पूछेंगे, मे आई कम इन सर और मैम। जो भी इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके आधार पर वो आपको आने के लिए बोलेंगे। आप अंदर जाएंगे, फिर आप वहाँ जैसे ही अंदर जाएंगे सामान्यतः इंटरव्यू बोर्ड आपको बैठने के लिए बोल देंगे। तो जैसे ही वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे आप बिल्कुल बिना आवाज़ किए शांतिपूर्वक चेयर पर बैठ जाएं और इंटरव्यू बोर्ड को थैंक्स कहें। इंटरव्यू बोर्ड सामान्यतः जो इंटरव्यू के बोर्ड के चेयरमैन होते हैं वो आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को देखते हुए आपसे प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। यहां आपके जो नॉलेज है उसका टेस्ट होता है। अब जो नॉलेज का टेस्ट है, इस टेस्ट में आपको बिल्कुल परेशान होना नहीं है, क्योंकि आपने जब प्रीलिम्स परीक्षा क्वालिफाई की है और मेंस परीक्षा क्वालिफाई की है, यानी आपने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। और हम में से कोई भी सर्वज्ञाता नहीं होता। तो जो प्रश्न का उत्तर नहीं आता है आप उसको सॉरी बोल देंगे तुरंत। कोई भी प्रश्न में आप इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। यदि आप उत्तर जानते हैं तो हाँ बोलेंगे, नहीं जानते हैं तो सॉरी सर या मैडम बोलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आपको मैं बताता हूं, मैंने विभिन्न इंटरव्यू फेस किए हैं। लगभग 11 बार सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया है। एक इंटरव्यू में मैंने 18 बार सॉरी सर बोला, लगभग 23 प्रश्नों में। उसके पश्चात भी मार्क्स, जो उस समय इंटरव्यू के मार्क्स थे उनमें टॉप 10 स्टेट के मार्क्स में से एक रहे थे। तो आपका सॉरी बोलना कोई आपकी नॉलेज में कमी को नहीं बताता है। कई बार आपसे जो प्रश्न है हो सकता है उनको नहीं आता हो, इंटरव्यू बोर्ड इस बात को समझता है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि यदि आपसे चीजें नहीं हैंडल हो रही हैं तो आप कूल, कंपोज, काम रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं। तो ये एक पॉइंट है कि हमें उत्तर आने पर उत्तर देना है, नहीं ज्ञात होने पर सॉरी बोलना है। इसमें कोई हेजिटेट नहीं करना है। तत्पश्चात दोस्तों, जब आपका इंटरव्यू चल रहा होगा तो उसमें कुछ प्रश्न आपसे होंगे जो इंफॉर्मेटरी नेचर के होंगे, जिसमें सीधे सीधे आपसे ज्ञान की बात पूछ ली जाएगी। जैसे पॉपुलेशन सेंसस कितने साल में होता है, आप सीधे उत्तर दे सकते हैं। ये इंफॉर्मेटरी नेचर के प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको सामान्य 10 वर्ष, जैसे इसका उत्तर है 10 वर्ष कह दिया, हो गया। एक दूसरे प्रकार के प्रश्न भी इंटरव्यू बोर्ड में पूछे जाएंगे जो होंगे सिचुएशनल प्रश्न या सिचुएशनल क्वेश्चन। आपको किसी सिचुएशन में वो इंटरव्यू बोर्ड रख सकता है और आपसे उसका सॉल्यूशन मांग सकता है। तो आपको ऐसा सॉल्यूशन देना है जो सर्वमान्य हो, साथ ही साथ उस परिस्थिति में वो बेस्ट हो। आपका सॉल्यूशन, आपको उस समय सिचुएशनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है। ऐसे प्रश्नों में आपको सॉरी नहीं बोलना है, आपको अपना व्यू प्रस्तुत करना है। साथ ही साथ ये व्यू ऐसा होगा जो सबको स्वीकार्य हो, इस तरीके का। इंटरव्यू बोर्ड बहुत ही आपको सपोर्टिव होते हैं और हमेशा आपको एनकरेज करते हैं कि आप अपनी बातों को सामने रख सकें।
इंटरव्यू बोर्ड अच्छे से इस बात को समझते हैं कि आप थोड़े से फियर में हैं, तो आपको वो पूरा सपोर्टिव मोड में पूरा आपसे इस तरह से, क्योंकि उनको आपसे बातों को जानना है, और वो 30 मिनट 25 मिनट जो भी इंटरव्यू टाइम है उस ड्यूरेशन के बाद आपके मार्क्स भी आपको अलॉट करने हैं, मार्क्स देने हैं आपको, तो वो आपसे डिस्कशन करेंगे और आपको अपनी बातों को पूर्ण विनम्रता के साथ तथ्यात्मक तरीके से उनके समक्ष रखना है। तो ये इंटरव्यू चलता रहेगा और 15-20 मिनट 25 मिनट कितनी देर इंटरव्यू चला इससे भी मार्क्स का कोई प्रभाव नहीं है। कई बार कि भाई मैं तो 15 मिनट में ही बाहर आ गया, जब इंटरव्यू बोर्ड को लग जाता है कि इनसे हमारा डिस्कशन हो गया है तो वो आपको जाने के लिए बोलेंगे, आप उन्हें थैंक यू बोलेंगे और इंटरव्यू कक्ष से बिना आवाज किए बाहर आएंगे। दोस्तों, ये इंटरव्यू के प्रोसेस है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हमें डिस्कशन के लिए मैंने अलग एक पॉइंट बनाया है। जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में एक पॉइंट होता है जो है हॉबी। अब आपको ये एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आपको ध्यान देना है। हॉबी, इस कॉलम को मेरी नजर में किसी अभ्यर्थी को खाली नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ जो भी आपकी अभिरुचि है, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो कुकिंग हो, आपको जो हॉबी है वो आपके चयन में हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हमें जो भी हमारी हॉबी है उस हॉबी के ऊपर काम करना है, उसमें देखना है। जैसे म्यूजिक है तो आपको बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स जो ऑस्कर अवार्ड्स विनर गाने हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए आपकी हॉबी बैडमिंटन है तो आपको उसके जो टूर्नामेंट हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो यदि कोई चीज़ आपकी हॉबी है तो उस हॉबी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी रखनी होगी, और ये हॉबी आपके चयन में कैसे सहायक होगी या आपकी जॉब में कैसे सहायक होगी, इस प्रश्न का उत्तर आप अभी से तैयार कर लें कि आप इस हॉबी की मदद से कैसे आपके जॉब में कैसे मददगार है, इसको आप जरूर तैयार कर लें। साथ ही साथ हॉबी के संबंध में पूरी डिटेल जानकारी आप विस्तृत रूप से अभी से कलेक्ट करें, जिससे कि जिस दिन आपका इंटरव्यू हो आप उसके बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा पाएं। तो दोस्तों, ये था इंटरव्यू के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कर उत्साहवर्धन कर सकते हैं। थैंक यू।